अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज की बेटा हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम। है क्या और इसके मुतालिक किसने हमें बतलाया? इससे मुतालिक हमें बतलाया ली चैटलर ने, और इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम ली चैटलर प्रिंसिपल ही बोलते हैं। एक्चुअली इक्विलिब्रियम पर एक केमिकल इक्विलिब्रियम पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन जा रहा हो तो हम उसको किस तरह से जो है वो मेंटेन करेंगे। एज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हमारा काम क्या है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए होगा। वजह ये है कि कौन से फैक्टर्स जो है वो इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ कोई रिएक्शन जा रहा है या कि रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, हम चाहते हैं कि इसके रिवर्स जाएं, या हम चाहते हैं प्रोडक्ट ज़्यादा मिले, या हम चाहते हैं प्रोडक्ट जो है वो बस इनफ हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें हम इसी ही प्रिंसिपल के अंदर सीखेंगे। वो कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, इन तमाम चीज़ों की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ अगर आप स्टडी करें, वो हमारे फेडरल बोर्ड में छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ से पढ़ के दिखाता हूँ कि इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन से कंसर्न हम स्टडी क्यों करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इट इज necessary to understand the factors that control the position of chemical equilibrium. A knowledge of such a factor help the industrial chemist. That's very important. ये पूरी कहानी क्या है बेटा? इंडस्ट्रीज से कंसर्न है। जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल इंजीनियर हो या इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल। यानी किस तरह से प्रोडक्ट को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट ज़्यादा आपको मिलेगी, उनको तमाम चीज़ों को सीखना है तो आपको ली चैटलर प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा। केमिस्ट टू चूज द कंडीशन विच फेवर द डिजायर प्रोडक्ट एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जो आप प्रोडक्ट चाहते हो, जो डिजायर प्रोडक्ट चाहते हो, जिस कंडीशन में चाहते हो, वो आपको किस तरह से पॉसिबल होगी। अगर ये आपको नॉलेज सीखनी है तो आप इनके फैक्टर ज़रूर सीखोगे। वी कैन प्रिडिक्ट the effect of various factors such as concentration, pressure and temperature on a system at equilibrium by using ली चैटलर प्रिंसिपल। तो ये बात जहन में होनी चाहिए। ली चैटलर एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, जिन्होंने हमें इक्विलिब्रियम के बारे में बतलाया कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो रहा है तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल करोगे। अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिले, अगर आप चाहते हो आपको प्रोडक्ट कम मिले, या जो डिज़ायर प्रोडक्ट है आप उसको किस तरह से कंट्रोल करोगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कि ली चैटलर प्रिंसिपल की स्टडी आप करोगे। ली चैटलर की स्टडी के बगैर आप प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी जो फैमिली डेफिनेशन है उसकी तरफ फोकस करते हैं। When a constraint, जिसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं, in a direction is applied to system in a equilibrium, the equilibrium position change so as to undo the stress. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बेटा ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर है, ए जा रहा है बी की तरफ, ये इक्विलिब्रियम पर है, और अगर आपने किया इसको डिस्टर्ब, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। पर चेंज कंटिन्यूसली चेंज रहेगा? नो। कब तक चेंज रहेगा? सो एज टू अनडू द स्ट्रेस। इसका मतलब जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा पता होता है अनडू का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर में एक बटन लगा होता है अनडू, इसका मतलब है चेंज देयर ओरिजिन। यानी कि अगर कोई लाइन आपसे डिलीट हो गई है, आप अनडू जो है बटन दबाओगे तो दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाओगे। जो डिलीट कर चुके थे लाइन वो दोबारा आ जाएगी। यानी कि जो आपने डिस्टर्बेंस पैदा की है वो कुछ टाइम के बाद अपने डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी कि एक बंदा है जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, अपने स्पीड से जा रहा है स्ट्रेट, आपने इसको धक्का दिया, उसकी स्पीड बढ़ गई, मगर जो बढ़ी हुई स्पीड है क्या वो कंटिन्यूसली रहेगी? नहीं, कुछ टाइम के बाद वो ही उसी स्पीड में आ जाएगा।
तो इसे कहने का मतलब ये कि अगर कोई रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर चल रहा हो, अगर आपने किया डिस्टर्ब, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा चेंज, पर कुछ टाइम के बाद वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसके कहने का मतलब ये था। अब डिस्टर्बेंस फैक्टर कौन से हैं बेटा? पहला फैक्टर है हमारे पास बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसे हम ली चैटलर अपना लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं। अगर कोई रिएक्शन है ए जो रिएक्शन कर रहा है बी के साथ और प्रोडक्ट बना रहा है सी और डी, तो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाई तो प्रोडक्ट की आपको ज्यादा जो है वो एक्टिव मास मिलेगा। अगर एक्टिव मास आपने सी डी बढ़ाया तो ए बी आपको ज्यादा मिलेगा। यानी अगर आपने ए और बी का एक्टिव मास बढ़ाया यानी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो आपको सी एंड डी ज्यादा मिलेगी। और अगर आपने एक्टिव मास सी या डी यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपने बढ़ाई तो आपको ए आर बी ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाई तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्टेंट आपको ज्यादा मिलेगा। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए आर बी, अगर ए की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो या कि बी की बढ़ाते हो तो आपको सी डी की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी। और इसी को ही हम लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। वेरी सिंपल था। तो यही ली चैटलर साहब ने कहा है कि अगर ए की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे या कि बी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसी हिसाब से सी डी की कंसंट्रेशन भी आपको ज्यादा मिलेगी। बहुत आसान है सिंटेक्स में पैराग्राफ आप स्टडी करोगे तो। दूसरी पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज द इफेक्ट नंबर 2 टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है बेटा? टेम्परेचर, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर के लिए जरूरी है आप रिएक्शन की नेचर को जानो कि रिएक्शन जो है आइदर बी इन एक्सो और इन एंडो, कि रिएक्शन किस में चल रहा है, एक्सोथर्मिक है उसकी नेचर या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले डिस्कस कंडीशन कर लेते हैं। अगरचे रिएक्शन हमारे पास कौन सा है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगरचे रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे 2NO प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ 2NO2। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंडो है या एक्सो? तो मैं कहता हूं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मोल कर दो बस। प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट कितने मोल्स हैं? 3 मोल। आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। अगर आंसर माइनस में आए तो उसकी नेचर क्या होगी? एक्सो होगी। तो वेरी सिंपल। बराबर अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? डायरेक्शन लेफ्ट की होगा। किस तरफ होगा डायरेक्शन? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब NO एंड O2 आपको ज्यादा मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगी आपको। और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर को कम रखा, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरफ होगा? राइट वर्ड होगा। मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी। और प्रोडक्ट क्या है आपकी इस समय? NO2 आपकी प्रोडक्ट है, तो NO2 आपको ज्यादा मिलेगा। रिएक्शन दोबारा सुनिए, एक्सोथर्मिक नेचर हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट आपको कम मिलेगी। बस इसे कहने का मतलब ये है। सेकंड, अगर जो रिएक्शन आपका कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी कि NO आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रिएक्शन इन एंडोथर्मिक द रिएक्शन गोज टू राइट वर्ड। और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो आपको प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगी। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी या प्रोडक्ट आपको कम मिलेगी। तो उसके लिए क्या जरूरी है? आप नेचर ऑफ रिएक्शन देखो कि एक्सो है या एंडो है। एंडो है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी। तीसरा फैक्टर दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फैक्टर क्या है? दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बात जहन में होनी चाहिए, प्रेशर सिर्फ गैसेस के लिए इफेक्टिव है, सॉलिड और लिक्विड के लिए अनइफेक्टेड है, तो हम उनकी बात भी नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इफेक्ट ऑफ गैसेस। अगरचे दोनों का वॉल्यूम सेम हो, यानी कि रिएक्टेंट गैसेस वॉल्यूम और प्रोडक्ट गैसेस वॉल्यूम दोनों का सेम हो, उस समय क्या होगा? नो इफेक्ट। यानी कि प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो या प्रेशर डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा गौर से सुनिएगा,
अगरचे रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हों प्रोडक्ट मोल्स के, तो उस समय याद रहे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर इज अनअफेक्टेड, भले वो गैसेस ही क्यों ना हो। प्रेशर का कब इफेक्ट पड़ेगा? प्रोडक्ट मोल्स ज्यादा हों रिएक्टेंट मोल्स के, या रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हों प्रोडक्ट मोल्स के। तो पहली कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। अगरचे प्रोडक्ट मोल्स ज्यादा हों रिएक्टेंट मोल से, प्रोडक्ट मोल्स ग्रेटर देन रिएक्टेंट मोल, तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने पर लेफ्ट डायरेक्शन होगा, यानी कि O3 आपको ज्यादा मिलेगा। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हों, यहां पर 3 मोल्स हैं और यहां पर 2 मोल्स हैं, तो मैंने कहा प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हों, प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा? डायरेक्शन लेफ्ट तरफ होगा, यानी कि आपको रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट कम मिलेगी आपको। दूसरी कंडीशन, इस समय प्रेशर अगर आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन राइट की तरफ होगा, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। दूसरा केस, अगरचे प्रोडक्ट मोल्स कम हो रिएक्टेंट मोल से, जैसे एग्जांपल 2NO2 N2O4, तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज करने पर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरफ होगा? राइट वर्ड होगा, यानी कि मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी ऐसी सिचुएशन में। और अगर आपने किया डिक्रीज तो डायरेक्शन होगा लेफ्ट के तरफ। NO2 आपको बहुत जो है वो ज्यादा मिलेगा इस केस के अंदर। प्रेशर अगर आपने किया इंक्रीज तो राइट वर्ड डायरेक्शन होगा, और डिक्रीज किया तो लेफ्ट वर्ड होगा, रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट आपको बहुत कम मिलेगा। और चौथा फैक्टर सिंटेक्स के मुताबिक हमारा क्या है? दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ज़हन में होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन कर सकता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, पर डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो है वो कुछ फैक्टर्स थे, और आगे हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली-चैटलर प्रिंसिपल। तो अगर कोई पॉइंट रह गई हो या समझ में कम आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।